हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टैटिक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मुद्दे की तरफ, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये हमारे इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों हुआ और किस तरीके से स्टार्ट हुआ। जो लास्ट पॉइंट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था वो था कि बेस्टाइल फोर्ट को तबाह कर दिया गया। अब हम अपने आगे की स्टोरी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो जब बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया था उसकी कुछ दिनों बाद ये र्यूमर्स फैलती है कि जो मैनॉर्स हैं, अब ये मैनॉर्स कौन होते हैं? तो मैनॉर्स बेसिकली मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड को कहा जाता है। उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया था जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो भी क्लर्जी और नोबल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसमें जो भी फ्यूडल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जला दिया जाता है और मेनली नोबल्स को टारगेट किया जाता है। इससे काफ़ी सारे नोबल्स डर के अपने फैमिली के साथ फ्रांस छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं और इनको इमिग्रेट्स कहा जाता है। जो लोग अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं उनको इमिग्रेट्स कहा जाता है। जब ये सिचुएशन लुइस 16 ने देखी तो उन्होंने सोचा कि अब लोगों को तो शांत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने कभी मेरे खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। इसलिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए लोगों के फेवर में। तो उन्होंने क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी उसे रिकॉग्नाइज़ किया। तो नेशनल असेंबली कौन थी? आप लोग को याद होगा, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे थे। तो किंग ने बोला कि अब मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करूँगा। जब ये बात नेशनल असेंबली ने सुनी तो वे लोग काफ़ी खुश हो गए। बोले कि आ जाओ किंग भाई, चलो हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप हमारे लिए काम करोगे या नहीं। तो 4 अगस्त 1789 के दिन एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए थे। फर्स्ट वन वाज फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड। तो जो भी सामंतवाद था उसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। देन एंड ऑफ प्रिविलेजेस। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रखी थी, तो उनको भी एंड कर दिया गया। मतलब अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ई स्टेट के लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। देन थर्ड थिंग वाज टाइथ एबॉलिश्ड। तो टाइथ एक टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था, तो इसको भी टोटली एबॉलिश कर दिया गया। देन लैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग पीजेंट। तो जो भी लैंड थी, प्रॉपर्टी थी चर्च के अंदर, उसको सीज कर लिया गया और पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जो टोटल सीज किया गया था सामान, उसकी कॉस्ट थी 2 बिलियन लेवर्स। देन अगर आपसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है कि किंग लुइस 16 से जबरन फ्रेंच का रिवॉल्यूशनरी फ्लैग जो था, ट्राई कलर फ्लैग, उसको फहरवाया गया था इसी दिन। तो जब नेशनल असेंबली की बात आ ही गई है तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या रिफॉर्म्स लाया। तो सबसे पहले इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बनकर तैयार हो गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन 1791। तो 1791 तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके पहले भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जा चुके थे। देन इनके कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या था? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था कि किंग की जो पावर है वो लिमिटेड रहे, किंग की पावर के ऊपर एक चेक रहे, या फिर किंग एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करे। तो इन्होंने सबसे पहले इसी सेक्टर में काम किया और किंग की पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, इसमें मेनली वे लोग आते जो कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते और इनका काम होता लॉज को बनाना। देन सेकेंड एग्जीक्यूटिव, तो इसके अंदर किंग और उनके मिनिस्टर्स आते। इनका काम होता कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना। देन थर्ड वन इज़ जुडिशरी, तो इसके अंदर
कोर्ट और जज आते हैं जिनका काम मेनली होता है कि अगर कोई लॉ को वायलेट किया गया है किसी के द्वारा तो उसे किस तरीके से पनिश किया जाए, सज़ा दिया जाए। तो चलिए इसे हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं वो वोट करेंगे 50,000 इलेक्टर्स को। फिर वो 50,000 इलेक्टर्स कुछ मेंबर्स को वोट करेंगे जो कि नेशनल असेंबली बनाएंगे। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाएगा। इन मेंबर्स की संख्या कितनी होगी? 745। देन इन मेंबर्स का डायरेक्टली कंट्रोल रहेगा मिनिस्टर और किंग के ऊपर, और किंग के पास वीटो पावर रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। अब वीटो पावर का क्या मतलब? तो अगर नेशनल असेंबली ने कोई लॉ बनाया और किंग को लगता है कि नहीं ये लॉ ठीक नहीं है, तो किंग अपना वीटो पावर यूज़ करके इस लॉ को रोक सकता है। देन जुडिशरी, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसके अंदर जज और कोर्ट आएंगे, और इसका जो जज रहेगा उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सिटीजन्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वोट। तो वोटिंग राइट के बेसिस पर सिटीजन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव सिटीजन एंड सेकेंड वन इज़ पैसिव सिटीजन। तो चलिए इन्हें भी हम लोग उसी चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक्टिव सिटीजन्स के अंदर 3 क्राइटेरिया थी। सबसे पहले आपका एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ आप मेन होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपको 3 दिन का जो आपका वेज है उसको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। और इनकी पॉपुलेशन, एक्टिव सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 4 मिलियन थी। देन इसके अलावा जो भी यूथ थे जिनकी एज 25 ईयर्स से कम थी, और वुमेन और नो टैक्स पेयर्स, इन सबको पैसिव सिटीजन्स के अंदर रखा गया, मतलब इनके पास राइट टू वोट नहीं था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था तो एक डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ था। इस डिक्लेरेशन का नाम क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो इसके अंदर कुछ बेसिक राइट्स को डिस्क्राइब किया गया था जो कि एक इंसान को मिलने चाहिए। इसको 26 अगस्त 1789 के दिन लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से राइट्स की बात की गई थी। फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब एक इंसान के पास ये फ्रीडम हो कि वो अपना रिलीजियन खुद से चूज़ कर सकता है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो एक इंसान के पास अपने बोलने की फ्रीडम हो, जो भी उसके विचार है वो उसे व्यक्त कर सके। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस के पास ये फ्रीडम रहे कि वो लोगों के हित में कुछ भी छाप सकती है। देन गारंटीड प्रॉपर्टी राइट, तो प्रॉपर्टी की जो राइट्स है वो भी प्रोवाइड की गई। देन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन राइट ऑफ द पीपल टू क्रिएट लॉ, तो लोगों को ये राइट मिला कि वो लोग लॉज बना सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे लॉ बनाना तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास था, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे, तो एक तरीके से लोगों के पास ही ये राइट था लॉज को बनाने का। देन राइट टू अ फेयर ट्रायल, मतलब अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक्यूजिशन लगाया जाता है तो वो कोर्ट जा सकता है, और जब तक कोर्ट में ये चीज़ डिसाइड नहीं हो जाती कि ये क्राइम उसने किया है तब तक उसे कोई भी सज़ा नहीं प्रोवाइड होगी। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो राइट्स है वो सिर्फ मैन को दिया गया था, वुमेन को नहीं। तो यहाँ भी वोटिंग की तरह यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ वुमेन के साथ। देन काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए गए लोकल गवर्नमेंट में। तो जो पूरी फ्रांस थी उसको 30 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, और वहाँ के जो भी इंटेंडेंट्स थे उनको 83 न्यू डिपार्टमेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो अभी हमने देखा कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, क्या क्या रिफॉर्म लाया गया। इससे हमने एक चीज़ तो एनालाइज कर पाई कि जो वुमेन्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको ना ही वोटिंग राइट्स मिले और ना ही बेसिक राइट। तो चलिए अब हम लोग अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अक्टूबर 1789 में फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ फूड की शॉर्टेज पड़ जाती है, फूड की कमी हो जाती है, और इसके साथ ही एक र्यूमर फैलती है कि पैलेस ऑफ वर्साइल में पार्टी हो रही है, जिससे मेनली वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं। वो सोचती हैं
कि एक तो हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ना ही बेसिक राइट मिले, ना ही वोटिंग राइट मिले, और यहाँ हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और वहाँ वर्सैल में ये लोग पार्टी कर रहे हैं। तो 7,000 वुमेन जो हैं वो वर्सैल की तरफ मार्च करती हैं, और जब वे वहाँ पहुँचती हैं तो ये पाती हैं कि वहाँ पार्टी जैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर भी वे लोग इतने गुस्से में थी कि कहती हैं कि रॉयल फैमिली को कि चलिए आप लोग पेरिस में रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग सोच रही थी कि अगर ये हमारे साथ पेरिस में रहेंगे, हमें देखेंगे कि हम किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, हमारे दुखों को देखेंगे, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए कुछ काम करें और हमारे फेवर में भी कुछ डिसीजंस लें। और इनको कहते हैं कि चलिए आप हमारे साथ पेरिस में पैलेस ऑफ ट्यूलेरेस, तो एक पैलेस है पेरिस में, आप लोग वहाँ रहिए। इस पैलेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लोग किंग को बंदी बनाकर पेरिस में लाती हैं। तो अभी जो फ्रांस है वो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। कैसे? तो पहले फ्रांस में मोनार्क का रूल होता था, उसका जो मन चाहे वो कर सकता था, कोई भी रूल या लॉ निकाल सकता था। लेकिन अब मोनार्क के भी ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, मोनार्क की पावर के ऊपर लिमिट लग गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब मोनार्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल कर सकता है। मतलब जो किंग है लुइस 16, उनकी पावर्स कम हो गई थी। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अब फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं जो अभी तक हमने देखा। तो आज की स्टोरी हमने कंटिन्यू की थी जब थर्ड ई स्टेट के लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। देन इसी डर में लुइस 16 को नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। देन जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए रहते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो किंग की पावर थी उसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। देन हमने देखा था वुमेन्स मार्च ऑन वर्सैल। और अब हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या इवेंट हुए थे 1790 में। तो 1719 में काफ़ी सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसमें लोगों के आइडिया नहीं थे। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उन्होंने ऐसे लोगों से आके नहीं पूछा कि आपके क्या आइडिया हैं, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हम आपके आइडियाज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया। उनके मन में जो आया वो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जो उन्हें सही लगा। तो जिन लोगों के सेम थॉट्स रहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वे लोग अपना एक क्लब बना लेते थे। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मेजर क्लब थे उस वक्त फ्रांस में। तो जो मेन था वो था जैकोबिन क्लब। तो ये थोड़े रेडिकल टाइप के थे, मतलब अगर इनकी बातों को न सुना जाए तो ये धरना देने लगते थे, दंगा करने लगते थे, विद्रोह करने लगते थे। देन सेकेंड वन इज़ गिरोंडिन्स। तो ये थोड़े लिबरल टाइप के थे कि अगर इनकी बातों को न सुना जाए तो ये किंग तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते थे, अर्जियां लगाते थे, दरख्वास्त करते थे। देन थर्ड इज़ सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। तो काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी वुमेन भी थी उस वक्त फ्रांस में, और इनके कम्युनिटी में यही वॉचवर्ड रहता था कि किस तरीके से हमें भी राइट्स मिले, हमें भी वो वोटिंग राइट और बेसिक राइट्स मिल सकें। जिसमें से जो मोस्ट फेमस नेम है वो है ओलंपिया डी जॉर्जेस। तो इनकी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन निकाला गया था तो इन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, और इन्होंने क्वीन मैरी एंटोइनेट से आग्रह किया कि इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया और फाइनली रेन ऑफ टेरर में इनको गुलोटिन करवा दिया जाता है रॉबेस्पियर के द्वारा। हम रॉबेस्पियर के बारे में और रेन ऑफ टेरर के बारे में भी अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इन सभी पॉलिटिकल क्लब्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो चलिए देखते हैं जैकोबिन्स के बारे में। तो इनका जो नाम है जैकोबिन वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब से डिराइव किया गया था जो कि पेरिस में है। अब एक कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्वेंट बेसिकली एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में बताया जाता है या उसकी पूजा की जाती है। अब जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन कौन थे? तो जो भी लोग लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी से बिलोंग करते थे वे जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। जैसे शू मेकर हो गया, प्रिंटर्स हो गए, और जो भी छोटे मोटे काम करते थे उन्हीं लोगों से मिलकर बना था जैकोबिन क्लब।
अब इनके लीडर का क्या नाम था? इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। देन इन लोगों ने सोचा कि अपना ड्रेसिंग सेंस नोबल से अलग रखें, और फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपना ड्रेसिंग सेंस डॉक वर्कर की तरह रखेंगे। डॉक वर्कर कौन होते हैं? जो लोग पोर्ट पर काम करते हैं उन्हें डॉक वर्कर कहते हैं। तो उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है? विथ लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र विदाउट नी ब्रीचेस। और तो जो नोबल्स होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वे नी ब्रीचेस के साथ होते हैं, लेकिन जो इनके कपड़े होते हैं वे विदाउट नी ब्रीचेस होते हैं। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये ना सिर्फ उनसे अलग दिखने के लिए बल्कि ये शो कर रहा था कि ये चाहते थे कि जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिसको ये सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे राइट टू वोट हो गया, ये सिर्फ उन्हीं इंसान को मिला था जो कि हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट से बिलोंग करता हो। दैट मीन्स जो अच्छी तरीके से अर्न नहीं करते थे उनके पास राइट टू वोट नहीं था। दैट इज़ वाई इन लोगों ने एक तो उनसे अलग दिखने के लिए और ऊपर से दिखाने के लिए कि जैसे अब हमने तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को डिस्कार्ड कर दिया है, उसी तरीके से हम तुम्हारी पावर को भी एंड करना शुरू कर देंगे। और ये सब ऐसा इनको क्यों लगता था? क्योंकि उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दे दी है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे 1790 में काफ़ी सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बन चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 1791 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो 1791 आते तक किंग लुइस 16 को ये तो रियलाइज़ हो चुका था कि उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। तब उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी फ्रांस में, इसलिए वो ऑस्ट्रिया जाना चाहे। ऑस्ट्रिया क्यों? क्योंकि वहाँ उनका ससुराल था। इसलिए जब वो ऑस्ट्रिया जाना चाहे उसके लिए उनको पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, वहाँ से निकलना था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। इसलिए वे लोग 20 जून 1789 के दिन वहाँ से रात को निकलते हैं, और जैसे वो लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे पहुँचते हैं जिसका नाम था वेरेनेस, वहाँ पर लोग उनको पहचान लेते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। उनको पकड़ के वापस से उसी पैलेस में ला के रख दिया जाता है। और जब ये न्यूज़ पूरे फ्रांस में फैलती है कि किंग हमारे कंट्री से भागने की कोशिश करते हैं, तब लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ होते हैं। वे सोचते हैं कि यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे हैं, किंग को हमारे स्टेट का हेड बना रहे हैं, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, वो नहीं फेवर करना चाहते हम लोग को, हम लोग के साथ नहीं है। इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और रिपब्लिक की डिमांड करते हैं। अब रिपब्लिक क्या होता है? सो रिपब्लिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पर कोई ऐसे हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती है, उसे हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। और जब इसकी डिमांड की गई तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिनाई कर देती है। वे कह देते हैं नहीं, किंग ही हमारे स्टेट के हेड रहेंगे, जिससे लोग और ज़्यादा गुस्सा होते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं, धरने देने लगते हैं। तो एक नेशनल गार्ड थी। नेशनल गार्ड के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि ये नेशनल असेंबली ने बनाया था, और इसका उन्होंने रीज़न दिया था कि ये जो हम आर्मी बना रहे हैं ये लोगों के हित में काम करेगी, लोगों की डिफेंस करेगी। और लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल गार्ड को ऑर्डर करती है कि ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगा मचा रहे हैं, जाओ उन सब के ऊपर गोलियां चला दो, इन सबको किसी न किसी तरीके से सप्रेस करके शांत करवा दो। तो नेशनल गार्ड जाती है, वहाँ फायरिंग कर देती है, और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो मैसेकर कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जिससे लोगों का पूरे तरीके से विश्वास उठ चुका था लेजिस्लेटिव असेंबली से। और अब लोग चाहते थे कि अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी ना रहे। तो जब लोग इतना ज़्यादा नाराज़ थे लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसी वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाती है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सितंबर 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाती है, जिसके अंदर वे लोग कहते हैं कि जो किंग है वही हेड ऑफ़ द स्टेट रहेगा। मतलब कि जो हमारी कंट्री है उसका हेड किंग रहेगा, और हमारी कंट्री जस्ट लाइक ब्रिटेन की तरह होगी। जैसे ब्रिटेन में एक क्वीन रहती है, किंग रहते हैं, और उनके अंडर एक पार्लियामेंट रहती है। तो ऐसा इन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी एक किंग रहेगा और उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी।
देन ये जो सिस्टम था जो इन्होंने प्रपोज़ किया वो फेल हो गया। इसके दो रीज़न थे। फर्स्ट वाज पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को मानने से। उन्होंने कहा जब लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे ऊपर गोलियां चलवा सकती है तो हम उनकी बात क्यों ही माने। और सेकेंड रीज़न लुइस 16 थे। तो जब लुइस 16 ऑस्ट्रिया नहीं जा पाए उसके बाद वो कुछ सीक्रेट डील्स एंड नेगोशिएशंस एंटर कर चुके थे प्रसिया के किंग के साथ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यूरोप की जो दूसरी कंट्री थी वो क्या सोच रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो नेबरिंग मोनार्क्स थे, पड़ोसी देश थे फ्रांस के, उनका क्या पर्सपेक्टिव था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति। सो नेबरिंग मोनार्क्स वर स्केयर्ड। तो जो भी आसपास के राजा थे वे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अगर वहाँ की डेवलपमेंट से इंस्पायर होकर हमारे यहाँ की भी जनता कह देती है कि नहीं अब हमें भी मोनार्की नहीं चाहिए, हमारे यहाँ भी कोई किंग विंग नहीं रहेगा, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और इवन उन लोगों ने यहाँ तक प्लान कर लिया कि हम लोग कुछ ट्रूप्स भेजेंगे फ्रांस में, जो कि ये जो सभी एक्टिविटीज़ हुई हैं 1789 से लेकर 1791 तक, उन सभी को सप्रेस कर दिया जाएगा और वहाँ पे मोनार्की वापस से इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। और ऑस्ट्रिया और प्रसिया ने तो एक टाई अप भी कर लिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमारे कंट्री में ऐसा रिवॉल्ट होता है हमारे खिलाफ तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। और इसे उन लोगों ने कहा डिक्लेरेशन ऑफ पिलनेट्स। और मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि ये जो प्रसिया है ये रसिया नहीं है, ये दूसरी कंट्री है। देन इससे पहले सारी चीज़ें हो पाती, ट्रूप्स एंटर कर पाते फ्रांस में, फ्रांस को ये बातें पता चल गई और नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रसिया के खिलाफ। इसे फ्रांस का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर भी यही था। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर 1792 से लेके 1802 तक चला, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और इटली के किंग्स के खिलाफ। इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉर लड़ा गया था। देन जो ला मार्सेलेस है वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका था। तो ला मार्सेलेस क्या था? तो ये बेसिकली एक सॉन्ग था जो कि वहाँ की आर्मी के द्वारा गाया जाता था और ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में था 1792 में, इसलिए इसे फ्रांस का नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया और आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम ला मार्सेल ही है। इसके साथ साथ वॉर जब हुई तो काफ़ी सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आई क्योंकि जब वॉर हुई तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तो वॉलंटियर तक किया उस वॉर को। तो जब सारे के सारे मेन वॉर लड़ने चले जाते थे तो वुमेन को सारा घर का काम करना पड़ता था और जो लिविंग थी उसे भी अर्न करना पड़ता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारा का सारा बर्डन वुमेन के ऊपर आ गया था और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो आने लगी थी फ्रांस में। इसके बावजूद जो लोग थे उन्होंने वॉर को नहीं छोड़ा, उनका जो वॉर के प्रति एंथुजियाज्म था वो कम नहीं हुआ। इसका ये रीज़न था क्योंकि वो लोग इसे वॉर की तरह नहीं ले रहे थे कि ये हमारी एक वॉर है ऑस्ट्रिया और प्रसिया के खिलाफ। वो लोग इसे सोच रहे थे कि ये एक वॉर है मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जो कि थ्रू आउट यूरोप फैली हुई है। इसलिए उनका ना ही तो एंथुजियाज्म कम हुआ वॉर के प्रति और ना ही तो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो फ्रांस की बेटर हो पाई। इसके अलावा वो लोग ये भी सोच रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है नेशनल असेंबली के द्वारा वो सिर्फ रीचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फेवर करता है। तो अगर हमें अपनी आवाज़ को नेशनल असेंबली तक पहुंचाना है तो हमें इस वॉर को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ना ही तो वॉर रुकी और ना ही फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो पाई। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस किस तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज होता है, जैकोबिन्स क्लब क्या है और क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर। इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पर कर लीजिए हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।